नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। अलीगढ़ की लोक अदालत में 56,000 से अधिक मामले निपटे, 23 करोड़ से अधिक की वसूली। यूपी पुलिस का ये कदम कारगर हुआ साबित, 25 लाख लोगों ने अक्टूबर तक डाउनलोड किया यूपी कॉप। आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हुई गोलाबारी, इलाज जारी। नेपाल में ही था और उस वक्त और दिल्ली एनसीआर के और उत्तराखंड में भूकंप के झटके। इस हफ्ते में दूसरी बार हिली धरती, केंद्र रहा नेपाल। आज एक बार फिर से अलीगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आए हुए सभी मामले का निस्तारण एक ही दिन में किया जा रहा है। लोक अदालत ने रिकॉर्ड कायम करते हुए एक ही दिन के अंदर 56,494 मामले का निस्तारण किया है और 23,56,03,257 रुपये की वसूली भी की है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अलीगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग ने किया। इसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी मामले, श्रम और औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले, वसूली, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी और विवाद के मामले निपटाए गए। पिछली लोक अदालत में 32,000 मामले निस्तारित किए गए थे। इस बार 56,494 मामले पर डिसीजन हुआ है। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार ने बताया कि 9, 10 और 11 नवंबर को 3500 लघु वादों का निस्तारण कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के लंबित विभिन्न प्रकृति के कुल 11,264 मामले का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर किया गया है। विभिन्न विभागों एवं बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं, दूरभाष मोबाइल कंपनी आदि के द्वारा कुल 45,230 मामले का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर किया गया है। यूपी पुलिस ने आम आदमी की सुविधा के लिए बनाया यूपी कॉप, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। यह ऐप लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इस वर्ष अक्टूबर तक 25 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यूपी कॉप ऐप के ज़रिए लोगों को घर बैठे पुलिस सहायता मुहैया कराई जा रही है। ऐप में घर बैठे चोरी, स्नैचिंग, साइबर अपराध और इससे जुड़ी सभी जानकारी देकर मामला दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ ही असंगत लोगों की सूचना भी इस ऐप के माध्यम से पुलिस को दी जा सकती है। यूपी पुलिस के मुताबिक प्रदेश में 25 लाख लोग हैं जिनके मोबाइल पर यूपी कॉप पुलिस का ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। इन्हें छोटे मोटे कामों के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये लोग सामान्य तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान भी ऑनलाइन ही हो जाता है। इस ऐप के ज़रिए यूपी पुलिस प्रदेशवासियों को नागरिक केंद्र सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसे एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। एडीजी महिला बाल सुरक्षा एवं संगठन नीरा रावत ने बताया कि आम जनता के बीच इस ऐप का प्रचार प्रसार की बदौलत जहां जनवरी तक 10 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया था, वहीं अक्टूबर तक इसे 25 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।
सितंबर में सत्यापन के लिए 1,83,637 से अधिक लोगों ने ऐप के ज़रिए अपना एप्लीकेशन भेजा है, जबकि मई में इसकी संख्या करीब 70,000 हो गई है। सितंबर में इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 165.98% रही। वहीं सितंबर में ऐप के ज़रिए 93,278 से अधिक लोगों ने अपनी FIR दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर अब प्रवासी मजदूर हैं। अनंतनाग जिले में बीते शनिवार को आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों पर फिर गोलाबारी की है। बीते शनिवार को दहशतगर्दों ने फायरिंग में 2 गैर स्थानीय श्रमिकों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर क्षेत्र के पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि घटना अनंतनाग के राखमोमिन इलाके में हुई है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल मजदूरों की पहचान प्रसाद और गोविंद के रूप में है। बताया जा रहा है कि दोनों घायल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों को बेहतर इलाज के लिए JMC अनंतनाग शिफ्ट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 नवंबर को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने 2 अन्य प्रवासी को गोली मार दी। दोनों को गंभीर चोटें आई थी, मगर इलाज के बाद दोनों रिकवर हो गए थे। जानकारी मिली थी कि दोनों श्रमिक जिले में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में काम करते थे। गैर कश्मीरी मजदूरों पर इन दिनों आतंकवादियों का कहर लगातार बरस रहा है। इस तरीके की घटना इसी साल के 18 अक्टूबर को भी घटी थी। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया था। शोपियां ज़िले में स्थित उनके टीन शेड शेल्टर पर ग्रेनेड भी फेंके गए थे। इस मामले में दोनों लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान मनीष कुमार और राम सागर के रूप में हुई थी, जो यूपी के रहने वाले थे। बात अगर बीते 1 साल की करें तो कुल 10 से 12 मजदूरों की हत्या इसी तरीके से कर दी गई है। दिल्ली NCR सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली सहित उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का झटका 5.4 तीव्रता का था और इसके केंद्र नेपाल में बताए गए हैं। भूकंप का झटका शाम 7:57 पर महसूस किया गया था। दिल्ली सहित उत्तराखंड, यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3 दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र नेपाल में था। पड़ोसी देश में इस भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नेपाल में एक हफ्ते में ये तीसरी बार भूकंप आया है। फिलहाल जानो माल का नुकसान की और कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है। दिल्ली NCR में रात करीब 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार नेपाल में ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर में भूकंप का केंद्र था। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों के बाहर निकल आए हैं और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात में चुनाव प्रचार जहां एक और तेज़ हो चला है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल लगातार किया जा रहा है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता गोपाल इटालिया ने सूरत की कातरगम सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के क्रम में उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उससे कई तरह की बातें सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया इस बार सूरत की कतरगाम सीट से चुनाव के मैदान में हैं। आप प्रत्याशी का शनिवार को एफिडेविट सामने आया, जिस पर नज़र डालें तो उनके पास केवल 5 लाख रुपए हैं। गोपाल इटालिया ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसके अनुसार प्रॉपर्टी के नाम पे उनके पास मात्र 5 लाख रुपए हैं। यही नहीं, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने, हवाई फायरिंग करने जैसे करीब 17 मामले भी दर्ज हैं।
यदि आपको याद हो तो गोपाल इटालिया पाटीदार आरक्षण आंदोलन 2015 के दौरान चर्चा में बने हुए थे। हार्दिक पटेल के करीबी कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होती है। इटालिया ने नागरिकों की कानूनी समस्याओं को हल करने के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। जून 2020 में गोपाल इटालिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। 12 दिसंबर 2020 को पार्टी ने इटालिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। गोपाल इटालिया गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी की ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। पत्रकारिता से राजनीति में आए ईसुदान गढ़वी को पार्टी की ओर से सीएम फेस बनाया गया है। इटालिया पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे में प्रमुख तौर पे साथ नजर आते हैं। यहाँ चर्चा कर दें कि गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 दिसंबर व 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन भी किया जाएगा। इस साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे पार्टी को बल मिला था। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 77 जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को 99 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के इतिहास व संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करना है और आने वाली पीढ़ियों को अपने सांस्कृतिक विरासत व राष्ट्रीय गौरव के लिए संस्करण के लिए प्रेरित करना है। इस साल जनजातीय गौरव दिवस देश स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत केंद्रीय आदिवासी मामलों का मंत्रालय और झारखंड सरकार संयुक्त रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में खूंटी में इसे मनाएंगी। 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा कई राज्यों में युवाओं व जनजातीय कलाकारों के मार्च का आयोजन भी किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध लेखक, गीत, नृत्य, खेल, चित्र, कला प्रतियोगिता व अन्य कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी श्रीहरन और अन्य दोषियों को शनिवार शाम को तमिलनाडु के जेलों से रिहा कर दिया गया है। ये दोषी करीब 3 दशक से जेल में थे। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने मीडिया से बड़ा दावा किया है। नलिनी ने कहा है, 32 वर्ष से जेल में बंद होना एक नरकीय अनुभव था। अब मैं बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मेरी गांधी परिवार से मिलने का कोई प्लान नहीं है। तेलंगाना और केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने मीडिया से कहा कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती। क्या आपको लगता है कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है? मेरे ऊपर हत्या के 17 मामले दर्ज किए गए हैं। वेल्लोर की जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन को रिहा किया गया। पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गई। नलिनी ने वेल्लोर में कहा, इन 32 वर्षों के दौरान जेल में एक नरकीय अनुभव था। मेरे इस विश्वास ने मुझे इतना वर्षों तक जीवित रखा है। मैं निर्दोष हूँ। बेशक नियमित रूप से योग करने और खुद को व्यस्त रखने के लिए
में जेल में काफ़ी मुशक्क़त करती थी। नलिनी ने लंदन में अपनी बेटी के पास जाने और भविष्य में अपने पति और बेटी की देखभाल की इच्छा जताई है। नलिनी ने केंद्र सरकार और उनकी सभी को आभार व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब 3 दशक से उम्र कैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरण और 5 अन्य दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावरों ने हत्या कर दी थी। नलिनी के अलावा उसके पति वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, आरपी रविचंद्रन, संतन रॉबर्ट, पायस और जय कुमार को रिहा करने का आदेश दिया गया था। श्रीहरण, संतन रॉबर्ट और जय कुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं, जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की खास पहचान यहाँ आने वाले हाथी, घोड़े, गाय, भैंस व अन्य पशुओं से हो रही है। यहाँ घुड़दौड़ की काफ़ी पुरानी परंपरा रही है। कहते हैं कि कभी यहाँ अंग्रेज अफसर घोड़सवारी किया करते थे। उस वक्त ये मेला हाजीपुर तक फैला हुआ था। यहाँ के रमना मैदान में घोड़दौड़ के साथ साथ हाथियों की दौड़ भी हुआ करती थी। हालांकि अब यहाँ हाथी की दौड़ नहीं होती है। 1958 में प्रकाशित मुजफ्फरपुर गेजेटियर के अनुसार अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड क्लेवन ने सन 1803 में यहाँ एक बड़े से अस्तबल का निर्माण किया था। नेपाल रेजिडेंट के रूप में तैनात नक्स नामक अंग्रेज अफसर को उसका कैप्टन बनाया गया था। कहते हैं कि हाजीपुर में एक रेस कोर्स का निर्माण भी कराया गया था। सन 1837 में गुड़क में आई बाढ़ के दौरान वह रेस कोर्स बह गया था। उसके बाद उसे सोनपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 1 महीने तक लगने वाले इस मेले की शुरुआत कब हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी यहाँ से हाथी घोड़े खरीदे जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव और बाबू वीर कुंवर सिंह भी मेले में आते थे। कभी हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल व अन्य पशु पक्षी इस मेले की शान समझे जाते थे। जमकर इनकी खरीद बिक्री होती थी। पंजाब, हरियाणा, असम आदि राज्यों से दुधारू पशु मेले में खरीद बिक्री के लिए आते थे, लेकिन करीब 2 दशक पूर्व दूसरे राज्यों से पशु के आने पर रोक के बाद में यहाँ अब दूसरे राज्यों से गाय भैंस नहीं आते हैं। हाथियों की खरीद बिक्री पर रोक के बाद अब यहाँ हाथी का भी आना बंद करा दिया गया है। मेले में घोड़ा, कुत्ता, खरगोश आदि को छोड़कर अब सभी अन्य पशु पक्षियों की बिक्री नहीं हो रही है। गाय बाजार में अब ऑटोमोबाइल कंपनियां ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी आदि की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। आपको बता दें कि अंग्रेज़ी बाज़ार अब घोड़ा बाज़ार बन गया है। चिड़िया बाज़ार में कुत्तों की बिक्री हो रही है। बैल बाज़ार में झूला और चाट समोसों की दुकानें लगी हुई हैं। सोनपुर मेला अब 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो जनसृष्टि की है। कभी 500 एकड़ में मेला क्षेत्र हुआ करता था, मगर सरकार के मुताबिक 1960 में प्रकाशित सारण गैजेटियर के अनुसार मेला 4.5 वर्ग मील में हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय कलकत्ते की दुकान में लंदन की बेहतरीन डिज़ाइन की वस्तुएं की बिक्री होती थी। सोनपुर मेले में उसे बेचने के लिए लाया जाता था। हार्ट ब्रदर्स जो एक बहुत अच्छा घोड़ा व्यापारी थे, विभिन्न नस्लों के घोड़े को सोनपुर में लाते थे। नेपाल और तिब्बत से छोटे छोटे कुत्ते, चमड़े और जंगली वस्तुएं आया करती थी।
प्रतिवर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व दयालु दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की जोर पर आधारित है, जो समाज में अपने अच्छे कामों को उजागर करने के लिए जाना जाता है। जबकि संभव हो तो दयालु बने, यह हमेशा संभव है। लगातार कई महीनों तक विवाद के बाद एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीदकर इस विवाद को खत्म किया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद एलन मस्क ने इसमें कई तरह के बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को काम से हटाया। उसके बाद ठीक उन्होंने प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स को $8 देकर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन देने का भी फैसला किया। बता दें कि उनका यह दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। एलन मस्क के इस फैसले की वजह से इंसुलिन बनाने वाली कंपनी को अब 1223 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स की शुरुआत किए जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर उल्टे सीधे ट्वीट्स शेयर किए जाने लगे हैं। दरअसल प्लेटफॉर्म पर नकली वेरीफाइड अकाउंट बनाकर लोगों ने इंसुलिन बनाने वाली कंपनी के नाम से ट्वीट शेयर करना शुरू कर दिया है। इन ट्वीट में मुफ्त इंसुलिन दी जाने की बात की गई है। इस ट्वीट के बाद अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली के 1223 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इन ट्वीट के वायरल होने के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे हैं। एलन मस्क का यह सब्सक्रिप्शन वाला प्लान फार्मा कंपनी के लिए गलत साबित हुआ है और फिलहाल ट्विटर ने इस फीचर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरों के फैलने के बाद एली लिली ने तुरंत से इन ट्वीट्स का खंडन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि ट्वीट्स के जरिए उन्होंने एली लिली के शेयर्स में भी 5% तक की गिरावट दर्ज की है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर पर केवल एली लिली के नाम से ही नहीं बल्कि और भी कई प्रसिद्ध लोगों और संस्थानों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जाने लगे हैं। खबरों में बस इतना ही। देश की बड़ी और पुख्ता खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज। धन्यवाद।